तान्या के घर से कुछ ही दूर दो शानदार कोठियां थीं। दोनों बिल्कुल एक जैसी थीं, मानो दोनों जुड़वा बहनें हों। तरह तरह के सुंदर फूल पौधों वाले बगीचे से घिरे यह कोठी आते जाते सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती थी। तान्या भी अक्सर कॉलेज जाते समय उन कोठियों को निहारती जाती थी। पहले वाले कोठी की मालकिन वनीता जी से तो उसका परिचय भी था। दूसरी कोठी के बाहर अक्सर एक हैंडसम नौजवान दिखाई दे जाता था, कभी अपनी कार को साफ करता हुआ तो कभी गेट के पास किसी से बातचीत करता हुआ दिखता। अक्सर वह नौजवान उसे तिरछी नजर से देखकर मंद मंद मुस्कुराता भी था। तान्या पलके झुका सिर झुकाए वहां से निकल जाती थी। कुछ दिन यह सिलसिला चलता रहा। तान्या का अब कॉलेज में आखिरी वर्ष ही था। तान्या अब जॉब करके आत्मनिर्भर बनना चाहती थी, लेकिन उसके पापा उसे लेकर बड़े बड़े सपने देख रखे थे। वे जानते थे कि तान्या पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी है, इसलिए वह उसे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहते थे। तान्या की माँ तान्या को शादी के बंधन में बांधने को आतुर थी, लेकिन इंसान किस्मत के सामने हार जाता है। होता वही है जो विधाता को मंजूर होता है। तान्या ना तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश ही जा पाई और ना ही वह शादी के बंधन में बंध पाई। ऊपर बैठे विधाता ने तो उसकी किस्मत में कुछ और ही कहानी लिखी हुई थी। किस्मत के लिखे को कौन पढ़ पाया है और कौन मिटा पाया है। अचानक एक मनहूस दिन सुप्त अवस्था में ही तान्या के पापा को हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। पूरे परिवार के सपने धूल में मिल गए। तान्या और उसकी माँ के जीवन में मानो मुसीबतों की आंधी आ गई थी। उनका कोई ऐसा खास नाते रिश्तेदार भी ना था जो इस मुसीबत की घड़ी में उनको सहारा देता और उन पर आए इस आकस्मिक दुख में उबारने में मदद देता। नाम के लिए तो तान्या के एक चाचा थे, लेकिन वो बहुत पहले ही विदेश में परिवार सहित बस गए थे। तान्या के एक मामा भी थे जो बेचारे बहुत ही गरीब थे। अपने परिवार का भरण पोषण ही बहुत मुश्किल से कर पाते थे। उनसे कुछ उम्मीद रखना व्यर्थ ही था। मामा जी बेचारे ये खबर सुनकर इधर उधर से मांग कर कुछ रुपयों का जुगाड़ करके आ तो गए, पर बहन और भांजी की कुछ आर्थिक सहायता नहीं कर सकते थे। बस बहन और भांजी को थोड़ी सी हिम्मत बंधाकर चले गए। माँ और बेटी ही एक दूसरे के आंसू पोंछती रहती थी। पापा की आधी पेंशन तान्या की माँ को मिलनी शुरू हो गई। तान्या ने बड़ी समझदारी से उसके पापा ने जो रुपया उसकी शादी के लिए जमा किया था और जो उनकी थोड़ी सी सेविंग्स थी, उनको सहेज कर अपनी माँ के नाम एक एफडी बनवा दी। तान्या अब मन मारकर अपने जीवन की सारी उमंगों और सपनों को अनदेखा करके किसी अच्छी सी जॉब की तलाश में निकल पड़ी। वह अपने कॉलेज की टॉपर रह चुकी थी। बहुत सोच कर उसने सबसे पहले अपने कॉलेज के प्रिंसिपल मैडम किरण जी से संपर्क किया। कॉलेज के स्टाफ को भी उस पर बहुत ही गर्व था। वो सबके स्नेह की पात्र भी थी। उसने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल मैडम से संपर्क करके उनसे अपनी इस समस्या के बारे में विचार विमर्श किया और सहायता मांगी। इस बार तो तान्या की किस्मत ने उसका साथ दे दिया। संयोग से उसी कॉलेज में ही लेक्चररशिप के लिए कुछ रिक्त स्थान थे। उनमें से एक स्थान तान्या के विषय का भी वहाँ खाली था। बस बात बन ही गई। अब एक छोटे से औपचारिक इंटरव्यू के बाद ही तान्या को वहाँ लेक्चरर की पोस्ट पर नियुक्त कर लिया गया। तान्या ने भी प्रिंसिपल मैडम किरण जी का हार्दिक धन्यवाद किया। तान्या अब बहुत ही लगन और मेहनत से अपने शिक्षण कार्य में जुट गई। नौकरी करते करते 3 साल ऐसे ही गुजर गए। तान्या की माँ अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान रहती थी। मन ही मन उसे तान्या पर दया भी आती थी कि बेटी के जीवन के स्वर्णिम दिन रोजी रोटी कमाने के फेरे में बीते जा रहे थे। उसकी संगी सहेलियां बेफिक्र होकर बड़े आनंद से घूमती फिरती अपना जीवन बिता रही थीं। उनमें से तो बहुत के तो विवाह भी हो चुके थे, लेकिन तान्या पापा के न रहने पर घर की सारी जिम्मेदारी वहन करते हुए अपनी जॉब और घर की उलझनों के जाल में उलझी अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन उनकी पड़ोसन वनीता जी उनके घर आई। उनकी बेटी का बर्थडे था। वे तान्या से बहुत ही स्नेह रखती थी, इसीलिए उन्होंने बड़े प्यार और आग्रह से
तान्या को भी अपने घर पर आमंत्रित किया। पापा की मृत्यु के बाद तान्या का मन अब किसी भी त्योहार मनाने या समारोह में जाने से उचाट हो चुका था। उसकी माँ ने जब बहुत आग्रह किया तभी उसने वहां जाने के लिए हामी भरी। कॉलेज से आते हुए तान्या बच्ची के लिए तोहफा भी पैक करवा लाई थी। बहुत दिनों के बाद उसने अपनी मनपसंद गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी और हल्का फुल्का मेकअप कर वहां जाने के लिए तैयार हो गई। माँ ने जब उसे तैयार देखा तो उनके दिल में एक हुक सी उठी। वह सोचने लगी कि देखो, सजने संवरने के दिनों में मेरी जवान बेटी जोगन सी बन गई है। आज जरा सा ही सजने संवरने पर उसका रूप रंग कितना निखर कर खिल आया है। वनीता जी ने अपने कोठी के लॉन में ही बर्थडे का भव्य आयोजन किया था। शहर के बहुत से जाने माने लोग उस पार्टी में उपस्थित थे। तान्या संकोच में होकर अनजान लोगों में बैठी बहुत ही स्वयं को असहज सा महसूस कर रही थी। तब अचानक वनीता जी की नज़र तान्या पर पड़ी तो वो बड़े ही उत्साह से उसका स्वागत करने आगे बढ़ाई और तुरंत वहां से घूमते हुए वेटर्स को इशारे से बुला तान्या के लिए कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स आदि मंगवाए। बड़े प्यार से तान्या से बोली, अकेली मत बैठो, तुम भी पार्टी को एंजॉय करो। तान्या तो वहां किसी को जानती भी नहीं थी, इसलिए चुप ही बैठी रही। अचानक पड़ोस वाली कोठी में रहने वाले वही हैंडसम नौजवान ने ना जाने कब अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे तान्या की ओर अपनी मोहनी मुस्कान से देखते हुए कहा, अरे आप तो हमारी पड़ोसन है ना। फिर हंसते हुए स्वयं ही बोलता गया, देखिए, इतने पास रहते हुए भी हम लोगों का कभी आपस में परिचय तक नहीं हुआ। तान्या ने औपचारिकतावश मुस्कुराते हुए बड़ी ही शालीनता से अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं तान्या हूँ, सामने वाले घर में ही रहती हूँ और हिंदुजा कॉलेज में अंग्रेजी की लेक्चरर हूँ। परिचय दे तान्या चुप हो गई। नौजवान मुस्कुराकर बोला, मैं विवेक हूँ, मैं भी एक विदेशी कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरे पापा का विदेश में ही बिजनेस है, वो काम के सिलसिले में वहीं रहते हैं, कभी कभी ही यहाँ आ पाते हैं। मैं अपनी मम्मी के साथ यहाँ अकेला ही रहता हूँ। तान्या चुपचाप सिर झुकाए सब सुनती रही। विवेक भी वहां से उठकर दूसरे मेहमानों के पास जाकर बतियाने लगा। एक दिन तान्या की कॉलेज जाने वाली बस छूट गई। तान्या वहीं खड़ी होकर किसी ऑटो का इंतजार कर रही थी। विवेक अपनी कार से कहीं जा रहा था। जब उसने तान्या को अकेले खड़े देखा तो वह मुस्कुराते हुए चंचल निगाहों को देखते हुए बोला, अरे लगता है आज आपकी बस छूट गई। क्यों? उसने कार को वहीं रोक लिया और कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, मैं आपको कॉलेज तक छोड़ दूंगा। वह बिना तान्या के जवाब की प्रतीक्षा करे झटपट एक कुशल चालक की तरह कार का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। तान्या भी मना ना कर पाई। विवेक के साथ कार में बैठकर तान्या के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मन में नई अनोखी सी तरंगे उठने लगी। विवेक कनखियों से उसे देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए गाड़ी चला रहा था। तान्या की धड़कनें कार की रफ्तार के साथ तेज हो रही थी। तान्या के मन की वह कोमल भाव, जज्बात जो उसने बरसों से अपने मन में जबरन दबाए हुए थे, अब उभरने लगे थे। आज विवेक के साथ गाड़ी में बैठी तो उसने पहली बार ऐसा महसूस किया कि मानो वह अपने यौवन, प्यार की कोमल भावनाओं को छिपा छिपा कर स्वयं पर ही अत्याचार कर रही थी। उसके कॉलेज का गेट गया था। वह नम्रता से विवेक को मंद मुस्कान से धन्यवाद करके गाड़ी से उतर गई। कॉलेज से वापस आने के बाद भी वह विवेक के बारे में ही सोचती रही। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा और बातों में अपनापन उस पर मानो जादू सा कर गया था। उसके दिल में एक हलचल सी मची थी। तान्या के पड़ोस के मंदिर से श्रद्धालुओं का एक समूह 4 धाम की यात्रा पर जा रहा था। तान्या की माँ अपने पति के देहांत के बाद घर में कैद सी होकर रह गई थी। तान्या ने अपनी माँ को भी उस तीर्थ यात्रा पर भेजने का निश्चय किया, जिससे उसकी माँ को भी इस उदासी और निराशा के अंधकार से बाहर निकलने का मौका मिले और उनको अपने पति के बिना जीने की आदत भी पड़े। तान्या ने
अपनी माँ को बहुत ही कठिनाई से तीर्थ यात्रा के लिए मनाया। माँ के जाने के बाद तान्या को बहुत ही अकेलापन और उदासी सी महसूस होने लगी। वैसे उसका आधा दिन तो कॉलेज में ही बीत जाता था। घर आकर घर के काम में व्यस्त हो जाती। बस संडे को उसे कुछ समय मिलता था। एक दिन संडे ही था। तान्या काम खत्म करके दोपहर को सो गई तो शाम तक सोती ही रही। तान्या की नींद डोरबेल की आवाज़ से टूटी। उसके काले घने बाल उसके चेहरे पर बिखरे थे और आंखों में नींद की खुमारी भरी थी। गुलाबी चुनरी उसके गले में लिपटी थी। तान्या की खूबसूरती एक दहकते हुए अंगारों से दिख रही थी। वो जल्दी से घबराकर उठ बैठी। दरवाज़ा खोलने पर वनीता जी और विवेक खड़े दिखाई दिए। वे दोनों हंसकर एक ही स्वर में बोले, देखो तुम्हारे घर बिन बुलाए मेहमान आ गए हैं। वनीता जी ने उसे बताया कि विवेक बहुत दिनों से तुम्हारे घर आने का आग्रह कर रहा था। अब तुम्हारे घर अकेले तो आने की वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, इसलिए मुझे साथ लेकर आया है। हमने सुना है कि तुम और तुम्हारे पापा ने घर को बहुत ही अनोखे ढंग से सजाया हुआ था, इसलिए मैं भी यहाँ आने को बहुत उत्सुक थी। तुम्हारी कला प्रियता की चर्चा तो मैंने बहुत से लोगों से सुनी थी, इसीलिए यहाँ आने की इच्छा रोक नहीं पाया। ये सुनकर तान्या के गाल शर्म से गुलाबी हो उठे। वो बोली, ऐसा कुछ खास तो नहीं है। पापा नौकरी के दौरान देश विदेश जाते रहते थे। वहां से उनको जो अनोखी कला के नमूने मिलते ले आते थे। विवेक अपलक तान्या को ही निहार रहा था। विवेक का उसे देखने से वह असहज सी हो उठी। उधर विवेक भी उसके रूप रंग को देख हैरान सा था। उसे तान्या का सौंदर्य किसी मायावी दुनिया में खींचे लिए जा रहा था। इस समय दोनों के दिलों में प्यार के बीज अंकुरित हो चुके थे। मन में प्यार की अनेक तरंगे हिलोरे मार रही थी। वनीता जी और विवेक बहुत देर तक बड़े चाव से तान्या के घर की साज सज्जा को देखते रहे। फिर चाय पीकर वापस घर के लिए जाने लगे। उसी समय विवेक और तान्या की नज़रें अचानक मिल गई। बस एक ही नज़र में विवेक तान्या के दिल को लेता गया और अपना दिल उसको देता गया। अब तान्या दिन रात विवेक के ही ख्यालों में खोई रहती। वह मन ही मन जाने अनजाने ही अपनी तुलना वनीता जी से करने लगी और सपने देखती कि विवेक से शादी होने के बाद तो वह भी उनकी पड़ोसन बन जाएगी। उसके दिल में वनीता जी की एक खास जगह बन गई थी और एक बहुत खास और अनोखा सा रिश्ता बन चुका था। तान्या के कॉलेज आते जाते समय विवेक अक्सर उसे अपने बंगले के गेट पर खड़ा दिखता, आंखों ही आंखों से प्यार के पैगाम देता रहता। तान्या तो लोक लाज के डर से आंखें भर उसे देख भी नहीं पाती थी। सावन का महीना था। एक दिन जब तान्या कॉलेज से लौट रही थी, तब बस से उतरते ही काली काली बादलों की घटाएं टूटकर बरसने लगी। तान्या ने शिफॉन की सुंदर सी ड्रेस पहनी हुई थी। वह भीग कर उसके शरीर से चिपक गई। तान्या पर हर आने जाने वालों की नजरें पड़ रही थी। उन्हें झेलना उसके लिए बहुत ही कठिन हो रहा था। उसी समय विवेक एक देवदूत की तरह वहां आ पहुंचा। वह कार का दरवाजा खोलकर तान्या को कार में बिठाकर ले गया। शर्म से तान्या की आंखें झुकी जा रही थी। तान्या के घर के सामने कार रोककर विवेक धीमे स्वर में तान्या से बोला कि वह आज का डिनर उसके घर पर ही करेगा। ये कहकर उसने तेजी से कार मोड़ी और वहां से चला गया। ये सुनकर तान्या सोच में डूब गई कि माँ की गैर मौजूदगी में विवेक का ऐसे उसके घर में अकेले आना क्या सही होगा। पर दूसरे ही पल जब उसके मन में विवेक का अपनापन और उसकी मोहिनी मुस्कान की याद आई, तो वह सब कुछ भूल गई। तान्या ने शाम से ही डिनर बनाने की तैयारी शुरू कर दी। पाक कला की परीक्षा की तरह उसने आज बहुत ही सोच समझ के खाना बनाना शुरू किया। दाल मखनी, मेथी मलाई, कढ़ाई पनीर, दही भल्ले और पुलाव, खीर, इतना सब बनाकर वह पसीने से तरबतर हो गई। अब उसने जल्दी से शावर लिया और तैयार हो गई। उसने जॉर्जेट की सुंदर सी ड्रेस पहन ली। कानों में हीरे के
कर्णफुल पहन और बेकरारी से विवेक का इंतजार करने लगी। 7:30 बजे ही रोहित भी नीले रंग का सूट और मैरून टाई लगाए हाथ में एक गिफ्ट का पैकेट लिए आ गया। वो आते ही तान्या के सौंदर्य को अपलक निहारने लगा। तान्या शर्मा के नीची नजरें कर पलट कर चली गई। तान्या सबसे पहले पाइनएप्पल का जूस उसके लिए लेकर आई। विवेक ने जूस लेने के बहाने तान्या की गोरी और नाजुक कलाई को पकड़ उसे वहीं अपने पास बिठा लिया था। वह आंखों ही आंखों से तान्या के रूप का रसपान करने लगा था। तब तान्या सिर से पांव तक सिहर उठी और हाथ छुड़ाकर किसी तरह किचन में भाग खड़ी हुई। दाल सब्जी सब गर्म करके तान्या ताजे ताजे फुलके सेकने लगी। डाइनिंग टेबल पर खाना सजाकर उसने विवेक को पुकारा। डिनर की लजीज खुशबू और स्वाद की तारीफ करते करते विवेक की जबान थकी नहीं रही थी। तान्या सिर झुकाए सोच रही थी कि काश उसे विवेक के साथ ही अपना जीवन बिताने और उसे इसी तरह प्यार से खाना खिलाने का सौभाग्य मिल जाए तो उसके जीवन की सारी उलझनें सुलझ जाएगी। उसे विवेक को उसके हाथों से बना खाना इतने बड़े चाव से खाते देख बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। धीरे धीरे तान्या और विवेक के संबंध बहुत ही गहरे होते चले गए। तान्या की माँ भी अब तीर्थ यात्रा से लौट आई थी। उसकी माँ ने जब तान्या में नया सुखद बदलाव देखा तो उनके मन को बहुत ही संतुष्टि मिली। वह सोचने लगी कि तान्या भी अपने स्वर्गवासी पापा की यादों के अंधेरों से बाहर निकल एक नई जिंदगी की शुरुआत करने लगी है। तान्या की सीधी सरल व्यवहार की माँ ने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि तान्या की खुशियों का स्रोत क्या है। वो डरती थी कि उसके पूछने से तान्या की कांच से भी नाजुक खुशियां हाथ लगाने से टूट ना जाए। तान्या और विवेक की नज़दीकियां बढ़ती ही जा रही थी। विवेक नियम से रोज तान्या को उसके कॉलेज से लेने जाता और अपने और उसके घर से थोड़ा पहले ही उतार देता। दोनों एक साथ मिलकर अपने भविष्य के ताने बाने बुनने रहते। स्वभाव से बहुत ही धीर गंभीर तान्या अब कॉलेज में अपनी सहेलियों के साथ भी हंसने मुस्कुराने लगी। विद्यार्थियों को लेक्चर देते देते अनायास ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। अपनी बेहद गंभीर लेक्चरार के व्यवहार में आए इस परिवर्तन को देखकर वो सब हैरान भी हो जाते। अब तान्या और उसकी माँ का जीवन भी सामान्य पटरी पर दौड़ने लगा था। तान्या को अच्छी खासी सैलरी मिलती थी, इसलिए आर्थिक संकट भी कुछ सीमा तक दूर हो गया था। रक्षाबंधन पर तान्या की माँ का मन अपने भाई के घर जाने के लिए ललायित हो उठा। तान्या भी सहर्ष उनकी इच्छा का स्वागत करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। आनन फानन में तान्या मामा के बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट फल मिठाई खरीद कर ले आई। उसकी माँ यह सब तैयारी देखकर खुश हो उठी। माँ को गाजियाबाद की ट्रेन में बिठा तान्या लौट रही थी कि विवेक ने उसे देख लिया। अब वह निडर होकर तान्या के घर के चक्कर लगाने लगा। तान्या को विवेक का ऐसे रोज बिना कारण आना अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत समझदार लड़की थी। वो नहीं चाहती थी कि विवेक के ऐसे रोज रोज आने जाने पर कोई देखकर कोई उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाए। वह उच्च संस्कारों में बंधी होने के कारण विवेक से प्यार और लगाव होते हुए भी विवेक का इस तरह आने जाने को गलत समझती थी। उसने बहुत बार दबे आवाज में अपने मन की इस उलझन को विवेक के सामने साफ कर दी। विवेक ने उसकी बात को एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल दिया। उसने पड़ोस के लोगों को नज़रअंदाज कर तान्या के घर आता जाता रहा। एक दिन विवेक ने तान्या से फिर उसके हाथ का बना खाना खाने का प्रस्ताव रखा। अब तान्या संकोचवश इनकार भी न कर पाई। तान्या के घर स्वादिष्ट भोजन करने के बाद विवेक बड़े ही अधिकार से तान्या के बेडरूम में जाकर वहीं पसर गया। तान्या ने हाथ जोड़कर उसे अपने घर लौटने के लिए बहुत ही मिन्नतें की, लेकिन विवेक ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। वो बड़े आराम से अपने जूते निकालकर तान्या के पलंग पर निसंकोच लेट गया। ये देखकर तान्या बहुत घबरा गई और बोली, विवेक ये गलत बात है। किसी को खबर हो गई कि तुम इस समय मेरे घर पर हो तो पूरी कॉलोनी में हम दोनों की बहुत बदनामी हो जाएगी। अभी तुम अपने घर पर लौट जाओ। अभी तुम जाओ, हम दोनों की शादी हो जाने
के बाद मैं तुम्हें कभी भी स्वयं से दूर नहीं होने दूंगी। विवेक ने बात को फिर एक बार अनसुनी कर दिया। उसने तान्या को लपक कर गोद में उठा लिया और पलंग पर लिटा दिया और खुद भी साथ में लेटकर बोला, अरे तान्या, सिर्फ आज ही तो हम दोनों को एक साथ रहने का मौका मिल रहा है। कल से तो तुम्हारी माँ भी आ जाएंगी। ऐसा एकांत हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। तुम ज़्यादा सोचो मत और परेशान मत हो। तुम अपनी माँ को तो शादी के लिए मना ही लोगी। मेरी मम्मी भी मान जाएंगी। बस मेरी मम्मी देखने में तो बहुत ही आधुनिक लगती हैं, लेकिन अपने मन से पूरी तरह भारतीय संस्कृति में ढली हुई हैं। एक बार हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई तो फिर शादी तक हमें मिलने की भी इजाज़त नहीं मिलेगी। ऐसी आज़ादी भी नहीं मिल पाएगी। तान्या ने विवेक की बात को काटते हुए कहा, विवेक, अभी तो हम दोनों के परिवार आपस में मिले तक नहीं हैं। वो लोग तो हमारे रिश्ते के बारे में जानते तक नहीं है। शादी के बारे में तो क्या, एंगेजमेंट के बारे में भी कुछ तय नहीं हुआ। तुम तो बस बड़े बड़े हवाई महल बनाते जा रहे हो। मेरे घर में तुम्हारा डिनर के लिए आने तक की बात तो ठीक थी, लेकिन रात को तुम्हारा यहाँ मेरे घर रुकना मुझे तो बहुत ही गलत लग रहा है। ये सुनकर विवेक गुस्से में आग बबूला होकर उठ खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाकर बोला, तान्या, सच बात तो यह है कि तुम्हें ना तो मुझ पर और ना ही मेरे प्यार पर भरोसा है। क्या दकियानूसी गंवार लड़कियों की तरह बहाने पर बहाने बना रही हो? ऐसा कहकर वह गुस्से में पलंग से उठकर खड़ा हुआ और आवेश में पैर पटकते हुए जाने लगा। तान्या घबरा गई। वह विवेक से सच्चे दिल से प्यार करती थी। उसे विवेक की नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो पाई। अब उसका दिल भी पसीज कर व्याकुल हो उठा। उसने लपक कर विवेक का हाथ पकड़ लिया और बोली, देखो विवेक, मुझे तुम पर और तुम्हारे प्यार पर पूरा भरोसा है, पर मैं दुनिया के रस्मों रिवाज से डरती हूँ। तान्या को कुछ नरम पड़ते देख विवेक ने तान्या को गोद में उठा लिया और बड़े प्यार से बोला, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। ये कहकर उसे बेड पर लिटा दिया। बहुत देर तक वो एक दूसरे की बाहों में सिमट प्यार के अलौकिक संसार में डूबे रहे। जब विवेक ने देखा कि तान्या अब पूरी तरह उसके रंग में आत्मसात हो चुकी है, तो वह अपनी दैहिक प्यास बुझाने को आतुर हो उठा। तान्या भी अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। वह उसी के रंग में रंग गई थी। सही और गलत सोचने का दोनों को ही होश कहाँ था। जब ध्यान आया तब तक वह सब कुछ लुटा चुकी थी। होश में आने में अब क्या समझदारी रह गई। उसका तन मन घबराहट और उत्तेजना से थरथरा रहा था। हाय, वह यह क्या कर बैठी। कुछ देर बाद उसे रोहित की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, तान्या, मैं जा रहा हूँ, बहुत देर हो चुकी है, तुमसे फिर मुलाकात होगी। वॉशरूम से बाहर निकलकर तान्या बहुत ही पछतावा महसूस कर रही थी, मानो भरे बाजार में किसी ने उसे बेआबरू कर दिया हो। उसने सुबह उठकर बड़े बेमन से चाय बनाई। कॉलेज जाने का मन ही नहीं हो रहा था। हर चीज़ में कल रात की यादें बिखरी पड़ी थी। उसका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा था। वह गहरे आत्मग्लानि में डूबी जा रही थी। उससे रहा न गया। बेचैनी दूर करने के लिए उसने विवेक को फ़ोन लगाया। बहुत देर बाद विवेक ने फ़ोन उठाया। बोला, क्या बात है, फ़ोन क्यों किया? विवेक के बदले बदली सुर सुनकर तान्या हैरान सी रह गई। संकोच से बोली, ऐसे ही दिल घबरा रहा था, सोचा तुम्हें फ़ोन कर लेती हूँ। विवेक ने कहा, तान्या, ध्यान से सुनो, मेरे प्रमोशन के लिए जल्द ही एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। अब मुझे स्टडी भी करनी है, इसलिए प्लीज़ तुम मुझे बार बार बेवजह फ़ोन करके डिस्टर्ब मत करना। तान्या बहुत हैरान और हताश सी हो गई। विवेक के ऐसे व्यवहार ने उसे निराशा की गहरी खाई में ढकेल दिया। माँ भी वापस आने वाली थी। एक हफ्ते बाद उसने विवेक को फ़ोन किया तो विवेक ने उसे बताया कि उसने सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए हैं। अब वह ट्रेनिंग के लिए जल्द ही इंडिया से बाहर जाने वाला है। वहाँ से आकर वह अपनी मम्मी से हम दोनों की शादी के बारे में बात करेगा। ये सुनकर तान्या का दिल घबराहट से ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने रोहित से कहा कि वह उसने विवेक से कहा कि वह विवेक के बिना 3 महीने कैसे बिताएगी। उसे बहुत घबराहट सी हो रही थी। उसकी बात को अधूरी ही सुनकर विवेक ने बीच में ही फ़ोन को काट दिया। तान्या स्तब्ध सी खड़ी रह गई। वो बहुत परेशान हो उठी।
माँ भी अब वापस आ चुकी थी। तान्या की माँ अब बहुत खुश थी और खुद को बहुत ही तरोताजा महसूस कर रही थी। तान्या को अब तो अपनी माँ के सामने जाने में भी शर्म सी आ रही थी। अपराध बोध की भावना से वह दबी जा रही थी। वो सोचने लगी कि उससे जाने अनजाने बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने माँ के विश्वास को अनजाने में ही चूर चूर कर दिया। अब क्या करे? उसने एक बार फिर विवेक को फोन करके कहा कि अब उसकी माँ घर वापस लौट आई है। वो कम से कम एक बार उसके घर में आकर उसकी माँ से तो मिलकर बातचीत करके उन्हें आश्वस्त कर जाए। बाकी बातें बाद में तय कर ली जाएंगी। लेकिन विवेक ने तुरंत अपनी व्यस्तता का बहाना बनाकर अपना पीछा छुड़ा लिया। विवेक विदेश चला गया। जाने से पहले उसने एक बार भी तान्या और उसकी माँ से मिलने की आवश्यकता भी नहीं समझी। विदेश जाने के बाद विवेक ने ना तो तान्या को कोई फोन ही किया और ना ही कोई खोज खबर ही ली। मजबूर होकर तान्या ने ही उसे 2 बार फोन किया और उसे अपनी सारी दुविधा बताई। इस पर विवेक ने जवाब दिया कि चिंता मत करो, मैं वापस आने के बाद तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। विवेक को गए हुए 2 महीने बीत चुके थे। तान्या को आजकल अपनी तबीयत में बहुत बदलाव महसूस होने लगा था। हर समय थकावट और कमजोरी सी महसूस होती थी। माँ ने भी उसे पूछा कि उसका चेहरा क्यों पीला पड़ता जा रहा है और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की सलाह भी दी। तान्या को अब अपनी गिरती हुई सेहत का कारण कुछ कुछ समझ में आ रहा था। वह शर्म और भय से बुरी तरह व्यथित हो गई। अगर उसका शक वास्तविकता में बदल गया तब क्या होगा? उसने विवेक को तुरंत फोन किया और अपनी बिगड़ती हुई तबीयत की सारी सूचना दे दी। ये सुनकर विवेक बुरी तरह से झल्ला उठा और क्रोध में आकर बोला, तुम पढ़ी लिखी होकर भी इस तरह जाहिलों और अनपढ़ों वाली बातें कर रही हो। अब तक क्या तुम सो रही थी? तुम्हें मालूम नहीं ऐसी मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाता है? अब तक तुम किसके इंतजार में बैठी हुई थी? तान्या के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ये विवेक ने ऐसी ओछी बातें कैसे कर डाली? उसने उसे गलत किस्म की लड़की तो नहीं समझ लिया? विवेक ने तो 2 टके की बात पर अपना पीछा छुड़वा लिया। अब उसी को कुछ सोचना पड़ेगा। उसके घर के आसपास के जो डॉक्टर थे वो सब उसके परिचित थे। उनके पास जाने पर बहुत ही बदनामी का डर था। लाचार होकर वह एक ऑटो रिक्शा लेकर शहर के एक दूसरे कोने में जा पहुंची, जहां उसे कोई भी जानता नहीं था। तनाव से उसका बुरा हाल था। मस्तिष्क की सिराएं फटने को थी। वहां वह सबसे पहले एक बुजुर्ग महिला डॉक्टर के पास गई। उसने पूरा चेकअप करवाया। डॉक्टर बहुत अनुभवी थी। उसने तान्या की अच्छी तरह से जांच करने के बाद बताया कि उसे 2.5 महीने का गर्भ है और अब उसे अपने खाने पीने का खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसने तान्या को कुछ ताकत की दवाइयाँ भी लिख दी। डॉक्टर की सारी बात सुनकर तान्या को मारे घबराहट से जोर से चक्कर आने शुरू हो गए। शरीर ठंडा पड़ गया। डॉक्टर ने उसकी ये हालत देखकर पूछा कि क्या बात है, तुम प्रेगनेंसी के बारे में सुनकर घबरा क्यों गई? माँ बनना तो एक औरत के लिए बहुत ही खुशी और गौरव की बात है। डॉक्टर की इस बात को सुनकर तान्या शर्म और बेबसी से रो पड़ी और बोली, मैं अभी बच्चा नहीं चाह रही हूँ। मैं अभी गर्भपात करवाना चाहती हूँ। अभी मेरे ऐसे हालात नहीं है कि मैं अपने बच्चे का भली प्रकार पालन पोषण कर सकूं। ये सुनकर डॉक्टर हैरान होकर बोली, ये तो बड़ी अनोखी सी बात है। मैंने तो गरीब से गरीब लोगों को भी यहाँ क्लिनिक में आते देखा है, जो गर्भ धारण करने के बाद अपने को खुशकिस्मत समझते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। मुझे तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी लग रही है। आप ना जाने किस कारण से इस खुशी से वंचित रहना चाह रही हैं। यदि आपका फिर भी बच्चा नहीं चाहिए तो कल आप अपने पति को साथ ले आइए। उनकी आज्ञा के बिना तो हम आपका अबॉर्शन नहीं कर सकते। कहकर डॉक्टर उठ खड़ी हो गई। तान्या उसके बाद आसपास की और डॉक्टर्स के पास भी गई, पर हर जगह यही जवाब मिल रहा था। अब वो परेशान हो चुकी थी। बदहवास सी होकर उसने विवेक को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। अब वो मजबूर सी हो गई। कोई चारा ना देख उसने अपनी माँ की शरण ली
और अपने कलंक के विष का प्याला माँ के हाथ में थमा दिया। उसकी माँ उसकी सारी बात सुनकर एक पत्थर जैसी बन गई। ये देखकर तान्या माँ के गले लगकर सुबकने लगी। माँ, तुम मुझे जान से मार डालो, मैं कुलटा हूँ, कुलच्छनी हूँ, मैंने पाप किया है, तुम चुप ना रहो, मैंने आपके विश्वास को तोड़ दिया। ये सुनकर माँ का खून पानी बन गया। एक पल के लिए तो वो अत्यंत रोष में आ गई। तान्या को अपने से दूर ढकेलते हुए बोली, तूने अपने मृत पापा और हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया, दूर हो जा मेरी नज़रों से। तान्या सुध-बुध खो शून्य में देखने लगी। माँ ने जब तान्या को ऐसे हाल में देखा तो उसका मातृत्व तड़प उठा। वह डर गई। उसने सोचा उससे मिली प्रताड़ना पाकर तान्या कोई गलत कदम ना उठा बैठे। उसने खींचकर तान्या को अपने गले से लगा लिया। दोनों माँ बेटी फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने तान्या की पूरी बात सुनी। तान्या ने बिना कुछ भी छिपाए सारी व्यथा कथा अपनी माँ को कह डाली। अब उसकी माँ स्वयं ही उसे अपनी एक पुरानी और विश्वास पात्र डॉक्टर के पास ले गई, परंतु उस डॉक्टर ने समझाया कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब गर्भपात करवाने से तान्या की जान को खतरा हो सकता है। तान्या की माँ किसी भी कीमत पर अपनी इकलौती बेटी की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। अब उन्होंने विवेक के आने का इंतज़ार करने का फैसला किया। उन्हें पूरा विश्वास था कि 20 दिन बाद जब विवेक आकर सब जान जाएगा तो सारी बात को संभाल लेगा। विवेक अपने बच्चे की खबर सुनकर सब कुछ ठीक कर लेगा। वो दोनों बस बेसब्री से विवेक की राह देखने लगी। कुछ दिन बाद ही एक दिन जब तान्या कॉलेज से लौट रही थी तो उसे विवेक की कोठी में कुछ रौनक सी दिखी। अंदर से कुछ लोगों की जोर जोर से हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें भी आ रही थी। तान्या ने अंदाज़ा लगा लिया कि विवेक विदेश से वापस आ गया है। उसे बहुत ही तसल्ली सी हो गई। घर पहुंचकर वह माँ के गले लग गई। उन्हें विवेक के लौटने की खबर दी। अब माँ और बेटी दोनों बहुत ही बेकरारी से विवेक का उनके घर आने का इंतज़ार करने लगी। तान्या ने माँ को भोजन में कुछ अच्छा सा पकाने का आग्रह किया। उस दिन उसने कॉलेज से भी छुट्टी लेने के लिए फ़ोन भी कर दिया। उन दोनों की आशा के बिल्कुल विपरीत सुबह से शाम होने को आई, पर विवेक का कुछ अता पता नहीं था। विवेक के स्थान पर उनके घर पर अचानक वनीता जी आ गई। दोनों ने अपनी उदासी को छिपाते हुए बड़े आदर से उन्हें बिठाया। तान्या ने माँ को चाय बनाने को कहा। स्वयं उनके पास बैठ बातचीत करने लगी। बातों बातों में वनीता जी उससे पूछ बैठी कि तान्या, कल तुम लोग विवेक के घर पार्टी में नहीं दिखाई दे रहे थे। सभी अन्य पड़ोसी तो वहाँ उपस्थित थे। तान्या ने हैरान होकर पूछा, लेकिन हम लोगों को तो उन्होंने आमंत्रित ही नहीं किया था। वहाँ पर आयोजन किस बात का था? वनीता जी ये सुनकर बहुत ही हैरान हो उठी और बोली, अरे तुम ये क्या बात कर रही हो कि तुम्हें वहाँ बुलाया ही नहीं गया? विवेक के घर में तो दो दो खुशखबरी थी। पहली तो विवेक की ट्रेनिंग पूरी हो गई है और दूसरी विवेक की सगाई भी पक्की हो गई है। इस मौके पर उसके पापा भी यहाँ 2 दिन के लिए फ्लाइट से आए थे। ये सुनकर तान्या के चेहरे का रंग ही उड़ गया। ये खबर सुनकर वह सन्न सी रह गई, मानो किसी ने उसके शरीर से प्राण ही खींच लिए हो। वह अवाक सी बैठी रह गई तो वनीता जी भी तान्या में आए इस आकस्मिक बदलाव से चकित हो उठी। वनीता जी बहुत ही असमंजस में पड़ गई। क्या बात हो गई जो तान्या का मूड एकाएक ही बदल बदल गया। उन्होंने किसी तरह चाय खत्म की और उठकर खड़ी हो गई। जाते जाते बोली, तान्या, लगता है शायद तुम्हारी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। तुम जाकर आराम करो, अभी मैं जाती हूँ, फिर किसी दिन आऊँगी। उनके जाने के बाद तान्या कटे पेड़ की तरह बिस्तर पर गिर पड़ी और सुबकने लगी। तान्या का रुदन सुन उसकी माँ किचन से आटे से सने हाथ लिए दौड़ती हुई वहां आई। तान्या को इस हाल में देखकर वह घबरा गई। जब उसे सारी बात मालूम हुई तो उसके पैरों के तले से लगी जमीन खिसक गई। भावी अनिष्ट की चिंता से उनकी रूह कांप उठी। अब तान्या का क्या होगा, ये सोचकर उसकी माँ बदहवास सी हो गई। वो बहुत ही शांत, सौम्य, मधुर भाषी महिला थी, पर वह यह खबर सुनकर नागिन की तरफ फुफकार उठी। वह आवेश में आकर विवेक को कोसने लगी और
अपशब्दों से विभूषित करने लगी। तान्या तो बिल्कुल निष्प्राण सी बैठी थी। इस खबर ने उसके जीवन को झिंझोड़ के रख दिया था। अचानक उसके मन में आत्मघात करने की इच्छा जागृत हो उठी। एकाएक उसने मन ही मन कुछ निर्णय लिया और एक झटके से उठ खड़ी हो गई। उसने अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। ये देख उसकी माँ घबरा गई और उसके पीछे पीछे दौड़ी। उन्हें अब तान्या का इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा था। किसी अनहोनी के होने का अंदेशा और आसार दिखाई दे रहे थे। तान्या की माँ ने तान्या से दरवाज़ा खोलने की बहुत ही मिन्नत की, परंतु तान्या ने अंदर से कोई जवाब ही नहीं दिया। तब उसकी माँ ने तान्या को बाहर लाने के लिए अपने अंतिम अस्त्र का सहारा लिया। उसने तान्या को उसके मृत पापा की कसम दे दी। तान्या को अपने पापा से बेहद लगाव था। मृत पापा की कसम के कारण बेबस होकर दरवाज़ा खोलकर वह बाहर आ गई। समय की नज़ाकत को देखते हुए माँ ने रोती हुई तान्या को प्यार से समझाकर अपने से गले लगा लिया। उसे पुचकारते और सांत्वना देते हुए बोली, बेटी धैर्य और विश्वास रखो। ईश्वर के घर देर है परंतु अंधेर नहीं है। हम कल ही विवेक और उसकी मम्मी से बात करने जाते हैं। मुझे पूरी आशा है कि विवेक की मम्मी को तुम्हारी इस हालत की कुछ भी खबर नहीं है। विवेक ने भय के कारण उन्हें कुछ भी बताया नहीं होगा। ये खबर सुनकर वह बिना देर किए ही तुम दोनों को विवाह सूत्र में बांधने में देर नहीं करेंगी। अगली शाम को दिन ढलने के बाद हिम्मत करके तान्या और उसकी माँ विवेक की कोठी में जा पहुंची, लेकिन चौकीदार ने उन्हें कोठी के गेट पर ही रोक दिया। वो पूछने लगा कि आपको यहाँ किससे मिलना है। तान्या ने जब विवेक का नाम लिया तो वह अंदर खबर करने गया। विवेक का नाम सुनते ही उसकी मम्मी हैरान हो उठी। वह चौकीदार को पीछे करते हुए स्वयं तनकर उनके सामने जा खड़ी हुई। आधुनिक साज सज्जा में मेकअप से लिपि पुती उस अभिमानी महिला को देखकर वो दोनों ही सकपसा गई। विवेक की मम्मी ने बड़ी ही अवज्ञा से उन्हें ऊंचे स्वर में पूछा, आप लोग कौन हैं? विवेक को आप कैसे जानती हैं? उससे आपको क्या काम है? विवेक की मम्मी के ऐसे तेवर देखकर तान्या अपमानित सी होकर क्रोध से भर उठी और उसने भी रोष में भरकर कहा, जरा आप अपने बेटे को बुलाइए, वही आपको मेरा परिचय बहुत अच्छी तरह से दे देगा कि मैं कौन हूँ। तान्या की ऐसी बुलंद आवाज़ सुनकर दबंग विवेक की मम्मी भी चकित रह गई। विवेक भी अपने कमरे में ही था। जब उसने तान्या और अपनी मम्मी की बहस की आवाज़ें सुनी तो घबराकर घर के स्टोर रूम में जा घुसा। उसकी मम्मी बुरी तरह से बौखला गई और तुरंत नौकर को विवेक को बुला लाने का आदेश दिया। मजबूर होकर विवेक को आना ही पड़ा। तान्या और उसकी माँ को सामने देखकर मारे घबराहट के उसके होश उड़ गए। उसने बड़ी चालाकी से उन दोनों की उपस्थिति को अनदेखा करते हुए अपनी मम्मी से मुखातिब होकर बहुत भोला बनकर पूछा, आपने मुझे बुलाया? उसकी मम्मी ने कड़क आवाज़ में उससे पूछा, विवेक क्या तुम इन दोनों औरतों को जानते हो? देखो तो सही, ये दोनों बेवजह मुझसे बहस कर रही हैं। विवेक ने ये सुनकर तान्या से आंखें चुराते हुए कहा, हाँ मम्मी, मैंने इनको तो लगता है कि शायद वनीता जी के घर हुई पार्टी में देखा था, परंतु ये दूसरी महिला कौन है मैं उन्हें नहीं जानता। ये सुनकर तान्या क्रोध से बिफर उठी और आवेश में आकर उसने लपक कर विवेक का कॉलर पकड़ लिया। विवेक ने भी अपने को छुड़ाने की कोशिश में तान्या को जोर से धक्का दिया। तान्या घायल शेरनी की तरह दहाड़ते हुए बोली, विवेक, तुम इस तरह अनजान बनकर अपने अपराध पर पर्दा नहीं डाल पाओगे। अपने माता पिता की कसम खाकर कहो कि तुम मुझे नहीं जानते, तुमने मुझसे प्यार नहीं किया था, तुम मेरे घर नहीं आते थे, मुझे कॉलेज लेने नहीं आते थे। यही नहीं, मेरी माँ की गैर मौजूदगी में मेरे लाख इनकार करने पर भी जबरन एक रात को मेरे घर रुके। तुमने मेरे साथ जल्द ही विवाह करने का वादा किया था। तुमने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ भी किया था। इतना सुनकर भी विवेक बिल्कुल अनजान बनते हुए अपनी मम्मी से बोला, मम्मी, मैं तो ये सब सुनकर बहुत हैरान हो रहा हूँ। मैं तो इस लड़की को अच्छी तरह जानता तक नहीं हूँ। ये मुझ पर ना जाने क्यों इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाती जा रही है। विवेक के इस सफ़ेद झूठ को सुनकर तान्या अपने आपे से बाहर हो गई। उसने आगे बढ़कर विवेक की गाल पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया और जोर से चिल्लाते हुए बोली, नीच, फरेबी,
ईश्वर से डरो। इस तरह मुझे धोखा देकर तुम कभी सुख की नींद नहीं सो पाओगे, कभी शांति नहीं पाओगे। ये कहते कहते तान्या की आवाज़ भर्रा उठी। मारे बेबसी के वह रो पड़ी। विवेक के इनकार और अपनी बेटी के प्रलाप को सुन तान्या की माँ शुब्ध रह गई। वह विवेक की मम्मी से बड़ी नम्रता से बोली, सुनिए बहन जी, आप थोड़ी समझदारी से काम लो। कोई भी शरीफ घर की लड़की कैसे इल्ज़ाम किसी लड़के पर क्यों लगाएगी जिनमें उसके अपने चरित्र पर भी बदनामी के छींटे पड़ रहे हो। अब आप दोनों का यह निर्मम व्यवहार असहनीय है। मुझे अपनी बेटी की बात पर पूरा पूरा यकीन है, वो कभी झूठ नहीं बोलती। आप मेरी भोली भाली बेटी के साथ ऐसा अन्याय मत करिए। ये कहते हुए तान्या की माँ बेबसी होकर विवेक की मम्मी के कदमों में झुक गई और बोली, आप तान्या को अपना लीजिए, इसी में सबकी भलाई है। अपनी माँ को इस तरह अपमानित होते गिड़गिड़ाते हुए देख तान्या का आत्मसम्मान छलनी छलनी हो गया। उसने अपनी माँ को उठाकर गले लगा लिया और आवेश में बोली, माँ, तुम किन निर्दयी और पापियों के कदमों में गिरकर इंसाफ की भीख मांग रही हो। ये वो लोग हैं जिनके केवल कपड़े ही उजले हैं, परंतु इनके मन अंदर से घोर काले और कलुषित हैं। ये सुनकर विवेक की मम्मी के तन बदन में आग लग गई। उसने बाहर खड़े चौकीदार को बुलाकर उन दोनों को कोठी से बाहर निकालने का आदेश दिया। चौकीदार के आगे बढ़ने से पहले ही अपनी आंखों से अंगारे बरसाती तान्या अपनी माँ का हाथ पकड़कर बंगले से बाहर निकल आई। घोर निराशा और अपमान की आग में जलती हुई दोनों माँ और बेटी घने अंधकार में एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए निःशब्द रोते हुए अपने घर वापस आ गईं। दोनों के व्यथित हृदय से ऐसी आह निकल रही थी जो विवेक जैसे पापियों को जलाकर भस्म करने में सक्षम थी। तान्या को लगा जैसे हजारों बिच्छुओं ने उसे जकड़ रखा हो। उसके और उसकी माँ की आंखों से आंसू बह जा रहे थे और दिल रो रहा था। घर आकर वह सोचती रही कि विवेक की बेवफाई और अपनी मजबूरी उसे रह रहकर कचोट रही थी। विवेक के लिए भले ही यह प्यार तन की भूख थी, मगर उसने तो दिल से चाहा था उसे, तभी तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। इतनी आसानी से वह विवेक को माफ़ नहीं कर सकती थी। उसकी सज़ा तो उसे देनी ही होगी। तान्या की माँ भी बहुत सदमे में थी। वह रुंधे गले से बोली, उस कमीने विवेक ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब वह तुझे अपनाने को साफ मना कर रहा है। वो बोल रहा था कि वह कभी तुझसे मिलने नहीं आया। घर तुझे बिन ब्याही माँ बनाकर अब वह मुकर गया है। अब क्या होगा बेटी? ये कहकर उसकी माँ रोने लगी। दोनों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उस रात दोनों ने कुछ नहीं खाया और करवटें बदल बदल कर रात बिताई। सुबह हुई। तान्या ने उठकर मुंह धोया और बहुत देर तक खुद को शीशे में देखती रही। मन ही मन एक निर्णय लिया और बाहर आई। वह अपनी माँ के पैरों पर जमीन पर बैठ गई और कहने लगी कि माँ, मुझसे एक भूल हो गई है, लेकिन इस बच्चे को मारने का पाप मुझसे नहीं होगा। इस नन्ही सी जान को मैं सारी दुनिया से लड़कर इस दुनिया में लाऊंगी और उस विवेक को नहीं छोड़ूंगी। माँ ने तान्या का हाथ पकड़ लिया और बोली, तान्या बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे लिए सारे समाज से लड़ने के लिए तैयार हूँ। अपने बच्चे को उसके बाप का नाम और हक दोनों दिलाऊंगी। विवेक बुज़दिल हो सकता है, लेकिन मैं नहीं हूँ। तान्या विश्वासपूर्वक बोली। तान्या की बातें सुनकर माँ की आंखें भर आई। वह आंसू पोंछकर बोली, हाँ तान्या, मैं हर पल हर कदम पर तेरी लड़ाई में साथ हूँ। कॉलेज में भी तान्या के बारे में अफवाहें उड़नी शुरू हो गई थी। तान्या ने कुछ दिनों के लिए कॉलेज से छुट्टी ले ली थी। तान्या और उसकी माँ दोनों जाकर वकील से मिले और उनकी सारी बातें समझाई। वकील ने तान्या का इतना बड़ा कदम उठाने के लिए सबसे पहले शाबाशी दी और बोले, बेटी, तुम परेशान ना हो, हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ज़रूर जीतेंगे। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। उसका बढ़ता पेट देखकर आस पड़ोस और कॉलोनी में कानाफूसी शुरू हो गई थी। लोग कई बार उसके मुंह पर बोल देते थे, देखो कितनी बेशर्म है, पहले मुंह काला किया, अब बच्चा जनेगी और केस लड़ेगी। तान्या सारी बातें सुनकर
अनसुना कर देती थी। कॉलेज की सहयोगियों ने तान्या की सच्चाई जानकर उसे आश्वासन दिया और उसने अपने कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम से संपर्क करके उन्हें अपनी इस समस्या के बारे में बताया और सहायता मांगी। प्रिंसिपल मैडम ने भी तान्या का साथ दिया और अपनी लड़ाई लड़ने की हिम्मत बंधाई। विवेक पर केस दर्ज हो गया था। तान्या हर पेशी पर अपने माँ के साथ अदालत में अपने बच्चे के हक के लिए लड़ रही थी, तो बाहर दुनिया से अपनी इज्जत के लिए। समय बीतता गया और तान्या ने समय पूरा होने पर एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। बेटे के डीएनए टेस्ट से यह साबित हुआ कि विवेक ही इसका बाप है। अदालत की तारीखें बढ़ रही थी और तान्या का बैंक बैलेंस भी खत्म हो रहा था। अंत में माँ ने अपनी एफडी भी तुड़वा दी, लेकिन माँ बेटी ने हिम्मत नहीं हारी, लड़ाई जारी रखी। वे कई सालों तक लड़ाई लड़ते रहे। एक दिन तान्या की माँ को एक पड़ोस की कमला ने एक रिश्ता बताया। वे लोग तान्या की सारी सच्चाई जानते थे, लेकिन जब तक केस खत्म नहीं हो जाता तब तक तान्या अपनी जिंदगी के लिए कोई भी फैसला लेने को तैयार नहीं थी। इधर विवेक और उसके घर वाले अदालत के चक्कर लगाकर परेशान हो चुके थे। सोसाइटी में उनकी बदनामी अलग से हो रही थी। विवेक का रिश्ता भी इन अफवाहों से चलते टूट चुका था। वे लोग चाहते थे कि समझौता हो जाए, तान्या उनके घर आ जाए और वे बच्चे को भी अपना खून मानने के लिए तैयार थे, लेकिन तान्या ने सख्ती से मना कर दिया और लड़ाई जारी रखी। आखिरकार तान्या की जीत हुई। अदालत ने विवेक को सजा सुनाई और उसे 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तान्या के बेटे को उसके बाप की प्रॉपर्टी में अधिकार मिला। तान्या ने हिम्मत दिखाकर अपना खोया हुआ मान सम्मान व अपने बेटे का हक सब वापस जीत लिया था। तान्या इस जीत पर बेहद खुश थी। वो अपने फैसले पर बहुत खुश थी। आज उसे पूरी तरह से इंसाफ मिल चुका था। उसने अपने लिए आए हुए रिश्ते से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो अपने बेटे अयांश की देखभाल और उसकी जिम्मेदारी माँ और बाप दोनों के रूप में निभाना चाहती थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।